अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम जमात 10वीं का साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दोम का सबक नंबर 1 तवारिस और इर्तिका का पॉइंट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन को पढ़ने और समझने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था तवारिस और तवारिसी तब्दीलियाँ, और उसमें हमने ये देखा था कई सारे साइंसदानों का नाम और उन्होंने क्या तहकीक की और उनका उन्होंने जो तजुर्बा किया उससे क्या क्या नतीजा अखज़ हुआ। इन तमाम चीज़ों को हमने तवारिस और तवारिसी तब्दीलियों में देखा है। अब हम देखने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। चलिए शुरू करते हैं। डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड आरएनए की मदद से खुलिये के अफ़आल में हिस्सा लेते हैं। डीएनए में मौजूद जो जीन होते हैं उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि आरएनए की मदद से खुलिये के अफ़आल में हिस्सा लेते हैं, यानी खुलिये के अंदर जो कामकाज होता है उसमें हिस्सा लेते हैं। इस तरह जिस्मानी बनावट और इसके अफ़आल पर काबू रखते हैं और साथ साथ ये क्या करते हैं, हमारी जिस्मानी बनावट यानी हमारा जिस्म किस तरीके से रहेगा, हम किस तरह दिखेंगे और इसके अफ़आल पर यानी इसके सिस्टम पर काबू रखते हैं। जीन में प्रोटीन की तैयारी से मुताल्लिक़ मालूमात का ज़ख़ीरा होता है, यानी प्रोटीन की तैयारी से मुताल्लिक़ जितनी भी मालूमात है उसका ज़ख़ीरा जीन के अंदर मौजूद होगा। जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक वक्फ़न तवक्फ़न मुनासिब प्रोटीन तैयार होते हैं, यानी एक ही साथ प्रोटीन तैयार नहीं होते। जितनी हमारे जिस्म को ज़रूरत होगी उसके मुताबिक धीरे धीरे करके मुनासिब प्रोटीन तैयार होते हैं। यानी ऐसा नहीं होता है कि जब हम पैदा होते हैं उसी टाइम हमारे प्रोटीन मतलब हमारे जिस्म में आखिरी दम तक जब तक हम ज़िंदा रहते हैं तब तक के लिए प्रोटीन तैयार रहता है, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे करके क्या होता है, उसमें प्रोटीन तैयार होते जाते हैं जितने हमारे जिस्म को ज़रूरत हो। इन प्रोटीन की तैयारी डीएनए की वजह से आरएनए के ज़रिए होती है। यानी ये जो प्रोटीन जब तैयार होता है यानी प्रोटीन की तालीफ़ होती है तो वो किसके वजह से होती है, डीएनए की वजह से आरएनए के ज़रिए होती है। इसको ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगोमा कहते हैं। ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है कि सेंट्रल डोगोमा से क्या मुराद है, या फिर सेंट्रल डोगोमा की तारीफ़ लिखिए। तो हम इसका जवाब इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रोटीन की तैयारी डीएनए की वजह से आरएनए के ज़रिए होती है। इसी अमल को हम सेंट्रल डोगोमा कहते हैं। डीएनए के ऊपर जीन की जंजीर के मुताबिक एमआरएनए तैयार होता है। इस दौरान डीएनए के 2 धागों में से एक धागे का इस्तेमाल होता है। हमें पता है कि डीएनए कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक शक्ल बनाया, डीएनए इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि डीएनए के 2 धागे होते हैं, ये पहला धागा और ये दूसरा धागा। तो 2 धागों में से सिर्फ एक धागे का इस्तेमाल होता है और उसमें से एक इस तरीके से एक धागा निकल जाता है जो कि एमआरएनए कहलाता है। एमआरएनए पर डीएनए के धागों पर मौजूद न्यूक्लियोटाइड की तरतीब एक दूसरे की तकमील करते हैं। यानी जो एमआरएनए पर जो डीएनए के जो धागे होते हैं उसमें मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनकी तरतीब एक दूसरे की तकमील करते हैं। इस तरतीब में डीएनए में थामाइन की जगह एमआरएनए में यूरासिल होता है। जैसे कि हमने देखा है कि डीएनए में क्या होता है, थामाइन होता है, लेकिन जो आरएनए होता है उसमें यूरासिल होता है थामाइन की जगह। इसी वजह से एमआरएनए में भी क्या होगा, यूरासिल होगा। आरएनए तैयार करने के इसी अमल को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी आरएनए जब रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, इस अमल को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद अब हम देखेंगे ट्रांसलेशन। इसको अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को आसान लफ्ज़ों में देखा जाए तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि डीएनए की वजह से आरएनए की तैयारी होती है और आरएनए का तैयार होना ही क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जैसा कि देखिए यहाँ पर शक्ल के ज़रिए दिखाया गया है कि ट्रांसक्रिप्शन का अमल किस तरीके से होता है और डीएनए के 2 धागों में से एक धागा किस तरह निकलता है। खुलिये के मरकज़े में तैयार शुदा एमआरएनए खुलिया माया में आता है। यह आते वक्त डीएनए पर इशारती पैगाम यानी कोड लेकर आता है। अब उसके बाद क्या होगा, जब एमआरएनए तैयार हो गया तो खुलिये के मरकज़े में जितने भी तैयार शुदा एमआरएनए हैं वो खुलिये से खुलिये माया में आने लगते हैं। ये आते वक्त क्या होता है, डीएनए पर क्या होता है, इशारती पैगाम यानी कोड लेकर आता है। एमआरएनए का काम ही होता है पैगाम पहुंचाना, क्योंकि इसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इस पैगाम में अमीनो एसिड के लिए कोड होता है, यानी जो पैगाम यानी इशारती कोड जो लेकर आता है इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड के लिए कोड होते हैं। हर अमीनो एसिड का कोड 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है जिसे हम कोडॉन कहते हैं। यानी हर अमीनो एसिड के लिए कितने कोड होंगे, 3 कोड होंगे जिसे हम कोडॉन कहते हैं। भारत के डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने तमाम 20 अमीनो एसिड के लिए कोडॉन दरियाफ़त करने में अहम किरदार अदा किया है। यानी इसमें एक बात बताई गई है जो कि खानापुरी के लिए पूछा जा सकता है कि भारत के वो कौन से साइंसदान थे जिन्होंने तमाम 20 अमीनो एसिड के लिए कोडॉन दरियाफ़त करने में अहम किरदार अदा किया है। तो उसका जवाब क्या होगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अब इससे एक बात ये भी वाज़ेह हो जाती है कि अमीनो एसिड्स की तादाद कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, इसलिए इसके लिए 1968 में दिगर 2 साइंसदानों के साथ इन्हें भी नोबेल इनाम से नवाजा गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हर एमआरएनए हज़ारों कोडॉन से बना होता है। यानी जो एमआरएनए होता है उसमें वो क्या होता है, हज़ारों कोडॉन से बना होता है। और कोडॉन किससे बना होता है, 3 कोड से, जो कि अमीनो एसिड के लिए होता है। इस पर मौजूद कोड के मुताबिक अमीनो एसिड फराहम करने का काम कौन करता है, टीआरएनए करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टीआरएनए को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। ये क्या करता है कि जब एमआरएनए कोड लेकर आ रहा है, कोडॉन लेकर आ रहा है, तो इस पर मौजूद वो कोड जो कि अमीनो एसिड के कोड से मिलता जुलता हो, तो वो उसको फराहम करने का काम कौन करता है, टीआरएनए करता है। यानी वो कोड उस तक पहुंचाता है। इसके लिए जैसा कोडॉन एमआरएनए पर होता है, इसके बरक्स एंटी कोडॉन टीआरएनए पर होता है। यानी एमआरएनए पर जो कोडॉन आ रहे हैं उसका उलट यानी उसके बरक्स एंटी कोडॉन यानी उसके उलट वाला कोडॉन टीआरएनए पर होता है। इस अमल को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी अब इसको अगर हम आसान लफ्ज़ों में समझें कि जब एमआरएनए तैयार हो गया डीएनए की वजह से, तो हम उसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। फिर क्या हो रहा है, जो एमआरएनए है वो खुलिये के मरकज़े से खुलिये माया में आ रहा है। जब खुलिये माया में आ रहा है तो क्या कर रहा है, अपने ऊपर अमीनो एसिड के लिए कोडॉन लेकर आ रहा है। हमें पता है कि हर एमआरएनए हज़ारों कोडॉन से मिलकर बना होता है और इस पर जो मौजूद कोड होते हैं यानी जो कोडॉन होते हैं उसको फराहम करने का काम, अमीनो एसिड को देने का काम टीआरएनए का होता है। अब क्या हो रहा है कि जब एमआरएनए कोडॉन लेकर आ रहा है तो इसके बरक्स, उसके उलट एंटी कोडॉन कौन लेकर आएगा, टीआरएनए लेकर आएगा। और इसी अमल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन समझ गया होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि टीआरएनए के ज़रिए लाए हुए अमीनो एसिड की पेप्टाइड बंदिश जंजीर तैयार करने का काम आरआरएनए करता है। अब जब टीआरएनए के ज़रिए लाए हुए जितने भी अमीनो एसिड की जो बंदिश तैयार होती है उसे हम पेप्टाइड बंदिश कहते हैं। और अब जंजीर जो तैयार करने का काम जो करेगा वो कौन करेगा, आरआरएनए करता है। ठीक है, आरआरएनए को हम क्या कहते हैं, राइजोमिल आरएनए कहते हैं। और इस दरमियान राइबोसोम में एमआरएनए के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक
ट्रिपलेट कोडॉन के फासले से सरकते जाएंगे। यानी जब जंजीर आरएनए तैयार कर देगा तो इसी दरमियान, इसी बीच में जो राइबोसोम होगा उसमें एमआरएनए के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक करके ट्रिपलेट कोडॉन के फासले से सरकते जाएंगे। ट्रिपलेट कोडॉन यानी 3 कोडॉन, ठीक है। जैसा कि देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि 3-3 के फासले से किस तरीके से सरकते जा रहे हैं। इस अमल को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन से एक बात समझ में आती है कि वो अपनी लोकेशन यानी अपनी जो जगह है वो चेंज कर रहा है, अपना जगह चेंज कर रहा है। इस अमल को हम ट्रांसलोकेशन कहेंगे। अगर इसको हम आसान ज़ुबान में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक आरएनए बंदिश तैयार करता है तो इसी दरमियान एमआरएनए राइबोसोम में एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरकते जाते हैं। और किस तरीके से सरकते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन के फासले से सरकते हैं, यानी 3-3 कोडॉन के फासले से सरकते हैं। इसी अमल को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे ऐसी बेशुमार जंजीरों के एक साथ आने पर पेचीदा प्रोटीन तैयार होते हैं। यानी जब ऐसी कई सारी बेशुमार जंजीरें एक साथ जमा होने होगी तो क्या तैयार होता है? प्रोटीन तैयार होता है। और हमें ये कि जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन है, ये प्रोटीन तैयार करने का अमल है। यानी इतने अमल होते हैं तब जाकर प्रोटीन तैयार होता है। यही प्रोटीन के सालमात जानदारों की शक्ल को तय करते हैं और मुख्तलिफ अफ़आल अंजाम देते हैं। प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन के जब सालमात बनते हैं तो यही क्या करते हैं? जानदारों की शक्ल तय करते हैं और जिस्म में मुख्तलिफ अफ़आल अंजाम देते हैं। अब उसके बाद एक और टॉप पॉइंट है यहाँ पर, नूई तबद्दुल। इसको भी हम देखेंगे। जानदारों में मौजूद जीन की वजह से वो अपने जैसे जानदार तैयार करते हैं और इसी से कुछ जीन अगली नस्लों में मुंतकिल होते हैं, ठीक है। ये हमें इसके बारे में हमें पता है। इसके लिए इन बच्चों में अमीनो एसिड अपने वालिदैन में मौजूद प्रोटीन ही की तरह प्रोटीन तैयार करते हैं। यानी जब जीन के ज़रिए एक नस्ल के हयाती खुसूसियात दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो जाएंगे, तब जब वो जो नई नस्ल तैयार हो रही है उसमें भी इसी तरीके से अमल होता है। यही वजह है कि वालिदैन की खुसूसियात बच्चों में भी दिखाई देती है। इसी की वजह से जो वालिदैन की कुछ खुसूसियात हमें बच्चों के अंदर भी दिखाई देती है। लेकिन कभी कभी जीन बिल्कुल वालिदैन की तरह अमीनो एसिड तैयार नहीं करते। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो अमीनो एसिड तैयार करने का जो वालिदैन में जिस तरीके से सिस्टम है उस तरीके से बच्चे के अंदर वो काम नहीं करते। कोई न्यूक्लियोटाइड कभी गलती से अपनी जगह बदल देता है, इसकी वजह से कोई छोटा सा फ़र्क वाक़ हो जाता है। यानी जब कोई न्यूक्लियोटाइड अपनी जगह चेंज कर देगा, गलती से बदल देगा, तो छोटा सा एक फ़र्क वाक़ हो जाता है। ये फ़र्क या तब्दीली नूई तबद्दुल यानी म्यूटेशन कहलाता है। इसी फ़र्क को या फिर इसी तब्दीली को हम नूई तबद्दुल या म्यूटेशन कहते हैं। ये नूई तबद्दुल कभी छोटी तो कभी बहुत वाज़ेह हो जाती है। यानी कभी कभी तो बहुत छोटी होती है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी कभी तो ये बहुत वाज़ेह होती है, यानी सबको दिखाई देने लगती है। मसलन नूई तबद्दुल की वजह से सिकल सेल एनीमिया जैसे जीनियाती नुक्स लाहक होते हैं। नूई तबद्दुल की वजह से एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, ये बीमारी भी हो सकती है नूई तबद्दुल की वजह से। ये मुसलसल जारी रहने वाला मुकम्मल अमल है और ये डार्विन के कुदरती इंतखाब के नज़रिए की हिमायत करता है। यानी ये जो अगर किसी कोई बीमारी हो गई तो क्या होगा कि उसकी जो आगे आने वाली नस्लें होंगी उसमें भी ये बीमारी दिखेगी। और ये जो डार्विन का कुदरती इंतखाब का नज़रिया है उसमें भी उसकी ये हिमायत करता है। यानी उसके बताए गए जो उसका जो नज़रिया है उसके मुताबिक ये जो नूई तबद्दुल है उस पर असरअंदाज होता है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है इर्तिका, इंशाअल्लाह हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।